यह आदमी कभी एक एलीट सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन घर जाते समय उसके साथ एक बहुत ही अपमानजनक घटना हो जाती है। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए जैक अपने गुस्से को दबा लेता है, लेकिन सामने वाला आदमी और भी ज्यादा हिम्मत दिखाने लगता है। वह जानबूझकर अपनी कार जैक में टक्कर मार देता है, फिर पलटकर जैक पर ही आरोप लगाने लगता है कि उसने इंश्योरेंस स्कैम के लिए यह एक्सीडेंट करवाया है। हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे और आसपास के लोग जैक को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, इसलिए जैक के पास फिर से चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वह भारी शरीर वाला आदमी बात खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। वह गुस्से में जैक के पास आता है, उसका कॉलर पकड़ता है, उसे गालियां देता है और आखिर में उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर भी जैक पलटकर हमला नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी हर हरकत पर हर समय नजर रखी जा रही है। अगर उसकी असली ताकत और पहचान सामने आ गई तो उसने जो शांत जिंदगी बनाई है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज जैक जो साधारण और शांत जिंदगी जी रहा है, उसे पाने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जहां ज्यादातर सोल्जर्स रिटायरमेंट के लिए सही प्रोसेस फॉलो करते हैं, वहीं जैक ने खुद अपनी छुट्टी करवाने के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर पर बंदूक तान दी थी, क्योंकि उसकी असली पहचान कभी सामने नहीं आ सकती। जैक कभी नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस का एजेंट था, जो बाद में वहां से भाग निकला और फिर सीक्रेटली साउथ कोरियन इंटेलिजेंस के लिए काम करने लगा। वह 5 बार डबल एजेंट के रूप में काम कर चुका था। उसने नॉर्थ कोरिया में 17 बेहद सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन मिशंस पूरे किए थे और यहाँ तक कि उसने खुद वहां के सुप्रीम लीडर को मारने की साजिश की प्लानिंग भी की थी। आज भी कई गवर्नमेंट्स चुपचाप उसे ढूंढ रही हैं, लेकिन वही आदमी अब सिर्फ एक साधारण बैंक एम्प्लॉय बनकर जिंदगी जी रहा है। अपनी पत्नी को कम उम्र में खोने के बाद जैक ने अपनी बेटी मिंजी को अकेले पाला है। बिना माँ के सहारे उसने अपनी बेटी को बड़ा किया, लेकिन समय के साथ पिता और बेटी के बीच दूरी बढ़ती चली गई, इतनी कि जैक को पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी स्कूल में लगातार बुलिंग झेल रही है। यह सब शुरू हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कपड़े हमेशा मिंजी के कपड़ों के साथ धोए जाते थे, जिससे उनमें एक अलग सी खुशबू रह जाती थी। इसी बात को लेकर बलिंग की लीडर वियरू और उसकी 2 दोस्त उसका मजाक उड़ाती थी, यहाँ तक कि वे स्कूल बाथरूम में भी उसे बेइज्जत करती थी। मिंजी का जन्मदिन भी जल्दी आने वाला था। अपनी सहकर्मी शान्या की मदद से जैक हिम्मत करके उसके लिए 5 लाख वॉन की एक महंगी जैकेट खरीद लेता है। घर लौटकर वह उस जैकेट को चुपचाप एक ड्रॉर में छुपा देता है, ताकि जन्मदिन पर अपनी बेटी को सरप्राइज दे सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी के साथ बहुत भयानक होने वाला है। वह मिंजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठंडा और चुपचाप व्यवहार करती है। कई बार पूछने के बाद वह आखिरकार बोलती है, और उसकी पहली बात बस इतनी होती है कि आज के बाद उनके कपड़े एक साथ मत धोना। जैक को लगता है कि शायद अब उसकी बेटी बड़ी हो रही है और उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए वह बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान लेता है। अपने कमरे में वापस जाकर मिंजी चुपचाप वियरू का सोशल मीडिया देखने लगती है। वह उसकी रंग बिरंगी और खुशहाल जिंदगी देखकर मन ही मन उससे जलने लगती है। इसी दौरान उसकी नजर नामहान नाम के एक लड़के पर पड़ती है, जो वियरू की कई फोटोज में दिखाई देता है। उसे नामहान पर हल्का सा क्रश भी होने लगता है। अगले दिन जिम क्लास के दौरान मिंजी को पता चलता है कि वीरू और उसकी दोस्तों ने उसके वर्कआउट क्लोथ्स कूड़ेदान में फेंक दिए हैं। अब उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी नमहान, जिसे मिंजी काफी समय से पसंद करती थी, उसे पहनने के लिए अपनी जैकेट दे देता है। उस जैकेट पर उसका नाम भी साफ साफ लिखा हुआ था। नमहान का यह छोटा सा अच्छा व्यवहार वीरू को गुस्से से भर देता है और वह मिंजी को पहले से भी ज्यादा बुरी तरह परेशान करने का फैसला कर लेती है। उधर जैक अपने 2 पुराने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। उनमें से गिंगा अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी की फोटो अपनी टी-शर्ट पर भी छपवा रखी थी। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी पास वाली टेबल पर बैठे कुछ गुंडों का बार के मालिक से झगड़ा हो जाता है। बार का मालिक सिर्फ इतना कहता है कि अंदर स्मोकिंग करना मना है, लेकिन जवाब में वे गुंडे उसे गालियां देने लगते हैं। वहां मौजूद बाकी सभी लोग चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। सिर्फ गिंगा ही उन लोगों की तरफ लगातार देखता रहता है। उसका किसी से लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन गुंडों में मौजूद भारी शरीर वाला आदमी सिर्फ गालियां देकर शांत नहीं होता। वह जानबूझकर अपनी चाय का कप गिंगा के ऊपर फेंक देता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी गिंगा अपने गुस्से को किसी तरह काबू में रखता है, लेकिन अगले ही पल वह गुंडा गिंगा की टी-शर्ट पर छपी उसकी बेटी की फोटो की तरफ उंगली करके उसका मजाक उड़ाने लगता है। गिंगा के लिए उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया थी और बस यही बात उसकी सहन शक्ति की आखिरी सीमा बन जाती है। वह अचानक गुस्से में हमला कर देता है। उसी समय कोई पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर मार देता है, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी यह बात पता नहीं थी कि सिर पर इतनी जोर की चोट लगते ही गिंगा अपना पूरा नियंत्रण खो देता है और वह खुद से सामान्य हालत में वापस नहीं आ सकता। हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगते हैं। तभी उसके दोस्त वहां पहुंची पुलिस से तुरंत टेजर गन इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सिर्फ वही उसे काबू में कर सकती थी। अगली सुबह मिंजी नामहान की धुली हुई जैकेट उसे वापस कर देती है। इसके बाद दोनों के बीच हंसी मजाक के साथ थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन तभी वियरू यह सब देख लेती है। गुस्से
गुस्से से आग बबूला होकर वह मिंजी को घसीटते हुए एक स्टोरेज रूम में ले जाती है और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वह मिंजी को 2 और थप्पड़ मारती है और उसे बिना माँ की जंगली लड़की कहकर अपमानित करती है। अपनी माँ की याद मिंजी के लिए सबसे कीमती चीज थी। वह ऐसी बात थी जिसे वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह वीरू को जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देती है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरू की दोनों सहेलियां बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुस्से में भरी मिंजी उन्हें भी धक्का देकर दूर कर देती है और लगातार वीरू के सिर पर वार करती रहती है। इसी बीच बैंक में काम कर रहे जैक को स्कूल से एक जरूरी फोन आता है। प्रिंसिपल उससे तुरंत स्कूल आने की विनती करता है। वीरू का पिता चेयरमैन जू इस इलाके का बहुत ही खतरनाक और प्रभावशाली आदमी माना जाता था। कहा जाता है कि जवान उम्र में उसके पूरे शरीर पर टैटूज थे, लेकिन बाद में उसने अपनी बेटी को डराने से बचाने के लिए उन्हें आग से जलाकर हमेशा के लिए मिटा दिया था। प्रिंसिपल के ऑफिस में मिंजी अपने पिता को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि पूरी लड़ाई की शुरुआत वीरू ने की थी, लेकिन जैक उसे चुप रहने के लिए कह देता है। उसी समय वीरू की मां मांग करती है कि इस मामले की स्कूल वायलेंस कमेटी में सुनवाई हो और इस घटना का रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिंजी की एकेडमिक फाइल में दर्ज किया जाए। यह सुनकर जैक धीरे धीरे घुटनों पर बैठ जाता है। यह उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह किसी से बेहतर जानता था कि वह अपनी असली पहचान किसी भी कीमत पर उजागर नहीं कर सकता और वह अपनी बेटी को किसी और बड़े खतरे में भी नहीं डाल सकता। जैक को इस तरह झुकते देखकर चेयरमैन जू कहता है कि यह तो बच्चों की आपसी लड़ाई है, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब पिता और बेटी वहां से बाहर निकलते हैं तो जैक का यह व्यवहार मिंजी का दिल पूरी तरह तोड़ देता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसलिए झुक गए क्योंकि वीरू का परिवार अमीर और ताकतवर है और उनका अपना परिवार इतना कमजोर है कि उन्हें हर बार अपमान सहकर चुप रहना पड़ता है। जिंदगी में पहली बार मिंजी को अपने ही पिता पर शर्म महसूस होती है। वह उसी वक्त जैक से कह देती है कि आज रात वह अपनी एक दोस्त के घर रुकेगी और घर वापस नहीं आएगी। अकेले सड़क पर चलते हुए अचानक मिंजी के पास नामहान का एक मैसेज आता है जिसमें वह उससे मिलने के लिए कहता है। आधी रात बीत जाने के बाद भी मिंजी घर वापस नहीं आती। जैक को लगता है कि वह सच में अपनी दोस्त के घर ही रुकी होगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस समय तक मिंजी कहीं बेहोश पड़ी हुई है। अगली सुबह सूरज निकलते ही जैक घबराकर मिंजी की क्लासमेट्स को फोन करता है। तभी उसे पता चलता है कि पिछली रात मिंजी उनमें से किसी के भी घर नहीं गई थी। अब जैक को एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वह तुरंत स्कूल पहुंचता है, लेकिन पूरे कैंपस में मिंजी का कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी बुरी तरह घायल और चोटों से भरा नमन उसके सामने आता है। वह कबूल करता है कि मिंजी को मिलने के लिए भेजा गया मैसेज उसने अपनी मर्जी से नहीं भेजा था। किसी ने उसे धमकाकर वह मैसेज भेजने पर मजबूर किया था। नामहान द्वारा बताए गए पते पर जैक बिना एक पल गंवाए तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ जमीन पर आधा सूख चुका खून का बड़ा सा धब्बा मिलता है और पास ही एक हेयर टाई पड़ी हुई होती है। एलीट एजेंट रह चुका जैक अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से उसे देखते ही पहचान लेता है। वह हेयर टाई वीरू की थी। कुछ ही देर बाद वीरू और उन गुंडों में से एक वापस उसी जगह पर लौटते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जैक काफी देर से वहीं उनका इंतजार कर रहा है। जैक वह हेयर टाई उठाता है और गुस्से में उनसे पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? वह गुंडा जैक को एक आसान शिकार समझकर सीधे उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है, लेकिन जैक सिर्फ एक हल्की सी हरकत से उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर गुंडा और भी गुस्से में आ जाता है। वह जैक की शर्ट फाड़ देता है। शर्ट फटते ही उसके शरीर पर बने अनगिनत गहरे जख्मों के निशान दिखाई देने लगते हैं। उन्हें देखकर वीरू और वह गुंडा दोनों अनजाने में एक कदम पीछे हट जाते हैं। उसी पल जैक की आंखों में सिर्फ और सिर्फ जान लेने का इरादा दिखाई देता है। उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था। अब वह अपनी असली पहचान छुपाना बंद कर देता है और अपनी ताकत को भी रोकना छोड़ देता है। यहीं से जैक अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक बेरहम और निर्दयी बदले की शुरुआत करता है। सालों तक छुपी हुई पहचान के साथ जीने वाला ये एलीट एजेंट अब फिर से एक खतरनाक बदले की ताकत बन जाता है। वह अपने घर में बने एक गुप्त खाने को खोलता है और वहां से हथियारों से भरा एक ब्रीफकेस निकालता है। फिर वह अपनी खास टैक्टिकल ग्लासेस पहनता है और अकेले ही गैंग के इलाके की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक छोटे मोटे गुंडे से मिंजी के गायब होने की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। मिंजी के घर से निकलने के बाद बदला लेने के लिए वीरू ने कुछ गुंडों की मदद से नामहान के फोन से उसे झूठा मैसेज भेजकर बुलाया था। जब तक मिंजी को एहसास होता कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उसे अकेले वीरू का सामना करना पड़ता है। वह खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करती है। बिना कुछ बोले वीरू उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वहां मौजूद सभी गुंडे उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। वीरू के लिए सिर्फ स्कूल बदलवा देना कोई सजा नहीं थी। वह चाहती थी कि मिंजी सबके सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे, लेकिन अपने पिता जैक की तरह मिंजी चुपचाप सब सहने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत पलटकर जवाब देती है। ये देखकर वीरू पूरी तरह हैरान रह जाती है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, लेकिन ताकत के मामले में मिंजी साफ तौर पर वीरू पर भारी पड़ती है और वह वीरू को उठाकर जमीन पर पटक देती है। तभी पास खड़ा एक गुंडा दौड़कर आता है। वह मिंजी को पकड़ लेता है और उसके पेट में जोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद वह लगातार उसे पीटता रहता है। गुस्से से पागल हुई वीरू पास पड़ी एक ईंट उठाती है और पूरी ताकत से मिंजी के सिर के पीछे मार देती है। मिंजी उछलकर मलबे के ढेर पर जा गिरती है। उसके सिर पर एक और जोरदार चोट लगती है और कुछ ही पलों में उसके नीचे की जमीन खून से लाल होने लगती है। यह सब देखकर पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे उन्हें जबरदस्ती रोक देते हैं। वे धमकी देते हैं कि जो भी यहाँ मौजूद है उसे भी इस मामले का साथी माना जाएगा। इसके बाद वे वहां मौजूद सभी लोगों के फोन छीन लेते हैं। उन्हीं गुंडों में से एक गोल्ड टूथ गैंग के निंजा को जानता था। वह तुरंत उसे बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फोन करता है। शुरुआत में निंजा साफ मना कर देता है, लेकिन तभी वीरू
उसके हाथ से फोन छीन लेती है और बता देती है कि उसके पिता चेयरमैन जू हैं। जैसे ही गोल्ड टूथ गैंग के बॉस गोल्ड टूथ को पता चलता है कि इस मामले में चेयरमैन जू की बेटी शामिल है, वह तुरंत अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह मिंजी को कार की डिक्की में डाल देता है और खुद वीरू को उसके घर छोड़ने निकल जाता है। रास्ते में गोल्ड टूथ चुपके से पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, जिसमें वीरू बॉडी को ठिकाने लगाने की बात कर रही होती है। वीरू उत्सुक होकर उससे पूछती है, आखिर बॉडी का क्या करोगे? गोल्ड टूथ बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है कि वे बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे समुद्र में फेंक देंगे ताकि वह कभी दोबारा ऊपर न आ सके। अंधेरी अपराध की दुनिया को पहली बार इतनी करीब से देखकर वीरू का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसे तो यह भी याद नहीं रहता कि वह घर कैसे पहुंची। जाने से पहले गोल्ड टूथ उसे सख्त चेतावनी देता है। वह कहता है, किसी भी हालत में चेयरमैन जू को आज रात की बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हम में से किसी का भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर जैक के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही इरादा था, मार डालने का। वह सीधे गोल्ड टूथ गैंग के एक ठिकाने पर पहुंच जाता है। वह बिना एक शब्द बोले सीधे अपने मुक्कों से हमला शुरू कर देता है। वह कमरे में मौजूद हर चेहरे को ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर एक ब्लैक मार्केट डॉक्टर पर पड़ती है और उसके पीछे हॉस्पिटल बेड पर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। ये नजारा देखते ही जैक की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं। वह सिर्फ एक मुक्के में डॉक्टर को दूर उड़ा देता है। निंजा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह जैक द्वारा पहले से लगाए गए ट्रैप में फंस जाता है। एक एलीट एजेंट कभी भी अपने दुश्मन के लिए भागने का रास्ता नहीं छोड़ता। ट्रैप लगते ही उसके पैरों में भयानक दर्द उठता है और वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। जैक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसका हर कदम मौत का एहसास करा रहा था। घबराकर निंजा कहता है कि उसे सच में नहीं पता मिंजी कहाँ है। गोल्ड टूथ गैंग का हर ऑपरेशन अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। गैंग के मेंबर्स आपस में सिर्फ टेम्पोररी चैट ग्रुप्स के जरिए बात करते हैं, जो किसी काम के लिए ही बनाए जाते हैं। जैक उसे अपने बॉस से संपर्क करने के लिए कहता है, लेकिन निंजा बताता है कि यह नामुमकिन है। जब तक बॉस खुद कांटेक्ट न करे, कोई भी उससे बात शुरू नहीं कर सकता। और जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो जाता है, वह चैट ग्रुप हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है। इतना कहने के तुरंत बाद निंजा जोर से अपने आदमियों को आवाज लगाता है और जैक को मारने का आदेश देता है। जैक उसकी अचानक बढ़ी हुई हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। तभी निंजा बताता है कि वह अभी नाबालिग है, इसलिए कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर जैक अपना हथियार निकालता है और ठंडी आवाज में कहता है, कानून का मुझ पर भी कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वह गोली चला देता है। गोली लगते ही निंजा तुरंत जैक से एम्बुलेंस बुलाने की भीख मांगने लगता है। अगले ही पल गोल्ड टूथ खुद निंजा को फोन करता है और सख्त लहजे में कहता है कि उन बच्चों का मुंह हर हाल में बंद रहना चाहिए। जैक बिना एक पल गंवाए उसी नंबर पर वापस फोन मिला देता है, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ जाती है। अपनी बेटी का कोई सुराग मिलने की बजाय गोल्ड टूथ को पता चल जाता है कि जैक उसके पीछे पहुंच चुका है। वह तुरंत अपने आदमियों को चैट ग्रुप बंद करने और सभी फोन्स फेंक देने का आदेश देता है। पहली बार एक समय का अजेय एलीट एजेंट खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। उसकी आंखों से एक आंसू निकल पड़ता है। अपनी बेटी के गायब होने ने उससे वह सारा धैर्य छीन लिया था, जो कभी एक टॉप एजेंट की सबसे बड़ी पहचान हुआ करता था। सालों पहले मिंजी को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। मरने से पहले उसने जैक से सिर्फ एक वादा लिया था कि वह हर हाल में उनकी बेटी की रक्षा करेगा। उसी वादे को निभाने के लिए जैक ने अपने कमांडिंग ऑफिसर पर बंदूक तान कर जबरदस्ती नौकरी छोड़ी थी, ताकि वह खुद अपनी बेटी की परवरिश कर सके। जैक के लिए मिंजी उसकी जान से भी बढ़कर थी, क्योंकि वही उसकी पत्नी की आखिरी निशानी और आखिरी इच्छा थी। यही वजह थी कि अब वह हर उस सीमा को पार करने के लिए तैयार था जिसे पार न करने की ट्रेनिंग एक एजेंट को दी जाती है। तभी अचानक कई पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और जैक को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसे वहां से ले जाया जा रहा होता है, पास के पानी से डाइविंग गॉगल्स पहने एक आदमी बाहर निकलता है। वह नॉर्थ कोरिया का एक टॉप क्लास असैसिन था, जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, जैक को मार देना। दरअसल कुछ समय पहले रेस्टोरेंट में गिंगा द्वारा गुंडों की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर उस वीडियो पर पड़ जाएगी। उन्होंने वीडियो में जैक को पहचान लिया और जांच शुरू कर दी। जांच के बाद उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। उन्हें पता चला कि उनका सबसे बड़ा भगोड़ा एजेंट, जिसे वे सालों पहले एक सीक्रेट मिशन में मरा हुआ समझ चुके थे, वह अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता चलता है कि उनका सबसे बेहतरीन एजेंट साउथ कोरिया का साथ दे चुका है। नॉर्थ कोरिया में रहते हुए जैक का कोड नेम 66 था। यह नाम पहले एक और लेजेंडरी एजेंट का था, जिसे जैक ने खुद मार गिराया था और बाद में उसी का कोड नेम अपना लिया था। अब नॉर्थ कोरियन लीडरशिप उस पुराने एजेंट 66 के छोटे भाई को ढूंढ निकालती है, जो इत्तेफाक से खुद भी एक एजेंट बन चुका था। जैक को खत्म करने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल दी जाती है। उधर साउथ कोरियन इंटेलिजेंस को भी महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जो एजेंसी इतने सालों से जैक पर नजर रख रही थी, उसे पता चलता है कि अब जैक की हरकतें पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। जांच करने पर उन्हें गिंगा के बारे में भी पता चलता है कि उसने और जैक ने सालों तक साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया में कई सीक्रेट मिशंस पूरे किए थे। जैक की निगरानी करने वाला अधिकारी
अधिकारी डायरेक्टर कॉन्ग वही इंसान था जिस पर जैक ने कभी बंदूक तानकर अपनी नौकरी छोड़ी थी। अब जबकि नॉर्थ कोरिया को जैक के जिंदा होने का पता चल चुका था, डायरेक्टर कांग जानता था कि अगर जैक दुश्मनों के हाथ लग गया तो यह साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए हर हाल में नॉर्थ कोरिया से पहले जैक को ढूंढना जरूरी था। सिर्फ एक ही रात में दो दुश्मन ताकतें जैक की तलाश में निकल पड़ती हैं और जैक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अब दोनों देश उसे ढूंढ रहे हैं। इसी बीच साउथ कोरिया में छिपा बैठा नॉर्थ कोरिया का एक एजेंट पता लगा लेता है कि जैक को किस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अगली सुबह वह आराम से पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वॉशरूम में एक गार्ड को बेहोश कर देता है, उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और बिना किसी शक के गिंगा के पास पहुंच जाता है। लेकिन सामने वाले के हाथ में बंदूक देखकर अपनी जान बचाने के लिए वह मजबूर होकर जैक के घर का पता बता देता है। अपनी सुरक्षा पक्की होते ही गिंगा समझ जाता है कि अब जेल में रुकना उसके लिए खतरनाक होगा। वह अपने सेल में बंद एक दूसरे कैदी से मदद मांगता है। बाहर मौजूद गार्ड शोर सुनकर सेल का दरवाजा खोलता है और उसी मौके का फायदा उठाकर गिंगा वहां से भाग निकलता। उधर वीरू अपने कमरे में बेचैन बैठी रहती है। उससे किसी की जान लेने का डर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। पहली बार वो बार बार इंटरनेट पर यह देखने लगती है कि कहीं किसी बॉडी के मिलने की खबर तो नहीं आई, लेकिन कोई खबर सामने नहीं आती। फिर भी उसका डर कम नहीं होता। उससे भी ज्यादा जैक के शरीर पर बने डरावने जख्म और उसकी आंखों में दिखती जानलेवा नफरत बार बार उसके दिमाग में लौट आती है, जैसे कोई बुरा सपना उसका पीछा कर रहा हो। तभी चेयरमैन जो उसके कमरे में आता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। लेकिन चेयरमैन जू जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा निर्दयी इंसान था। उसने अपनी पूरी ताकत और हैसियत लाशों के ढेर पर खड़े होकर हासिल की थी। यह बात गोल्ड टूथ से बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह कभी चेयरमैन जू के लिए काम कर चुका था और उसकी बेरहमी अपनी आंखों से देख चुका था। उसे यह भी पता था कि चेयरमैन जू के आसपास मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स पहले स्पेशल फोर्सेस मर्सिनरीज रह चुके हैं। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी भी बहुत गहरी थी, इसलिए गोल्ड टूथ का व्यू की मदद करना कोई एहसान नहीं था। वह तो चेयरमैन जू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की एक सोची समझी चाल चल रहा था। उसने वियरू की रिकॉर्डिंग को एडिट किया, कई हिस्से काट दिए और उन्हें इस तरह जोड़ दिया कि पूरी घटना का मतलब ही बदल गया। वहीं पुलिस स्टेशन में जैक अब भी पूरी तरह चुप बैठा रहता है। पुलिस चाहे जितनी पूछताछ करे वह एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। आखिरकार मजबूर होकर पुलिस उसकी पहचान जानने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स स्कैन करती है। लेकिन जैसे ही सिस्टम मैचिंग पूरी करता है, स्क्रीन पर सिर्फ 4 शब्द दिखाई देते हैं, इनसफिशिएंट एक्सेस क्लियरेंस। यह देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। उसी समय अचानक जैक का फोन बज उठता है। एक ऑफिसर आदतन कॉलर आईडी पढ़कर बोल देता है, डॉटर। बस यही एक शब्द जैक की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद जगा देता है। इसका मतलब था कि मिंजी अभी मरी नहीं थी। दरअसल जब गोल्ड टूथ और उसके आदमी लापरवाह हो गए थे, तब कार की डिक्की में पड़ी मिंजी की उंगली हल्की सी हिली थी। उसी पल जैक के अंदर फिर से उम्मीद जिंदा हो जाती है। एक ऐसा आदमी जिसने लगभग सब कुछ खो दिया था, अब एक बार फिर अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद से भर उठता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना अब तक के सबसे खतरनाक और जानलेवा जाल से होने वाला है।